जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब तो उत्तराखंड में फॉर्म आ गए हैं, कनिष्ठ सहायक के भी आप सब लोगों ने देख लिए होंगे और पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। जो जीके है उसको 75 नंबर का कर दिया, 25 नंबर की हिंदी कर देगी और 75 नंबर के जीके में आपके 27 नंबर मात्र का उत्तराखंड है। तो जो बच्चे केवल उत्तराखंड पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं उन लोगों के लिए आगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको सामान्य अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यूकेपीएससी जो सामान्य अध्ययन बनाता है उसके प्रश्नों में ऐसा होता है कि जो सरल हैं, जो कठिन है फिर वो कठिन ही हो जाते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो कुछ क्वेश्चन सीधे होते हैं जो आपको जिस जो ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं लोशन से मिल जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जो एनसीईआरटी का अध्ययन करने के बाद ही आप कर सकते हो, या आपने कोई और अच्छी किताबों का अध्ययन किया हो तो आप कर सकते हो। तो अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। उत्तराखंड ज्ञानशाला आपके लिए शानदार टेस्ट लेके आते रहेगा, बशर्ते आप उसको देखें, आप प्रतिक्रिया दें और आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत कम लोग देखते हैं, 12 13 14, कहीं पर 20 25 लोग, तो फिर वो प्रोत्साहन नहीं मिलता बनाने का। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग देखिए, फ़ायदा बहुत मिलेगा आपको। आपको आने वाले परीक्षाओं में उत्तराखंड ज्ञानशाला से बहुत लाभ होने वाला है। देखिएगा जब जीके का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ख़ास तौर पे। और बाकी एसएससी आईबी के फॉर्म तो आए हुए हैं, आप लोगों ने भरे होंगे, परीक्षा भी होने वाली है। अभी जो ये टेस्ट है आज 33, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसमें उत्तराखंड और जीके का क्वेश्चन मिक्स है। तो जिनका उत्तराखंड नहीं है वो छोड़ सकता है उसको, उन क्वेश्चनों को, बाकी लोग दोनों प्रश्न कर सकते हैं। और जिनका उत्तराखंड नहीं है वो खाली जीके कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ये टेस्ट नंबर 33 है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो प्राचीन काल में किसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था, ये आप सब लोगों को बखूबी पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आपने महाजनपद पढ़े होंगे उस समय पढ़ा होगा। तो उज्जैन जो था ना, उज्जैन की जगह पर अवंती लिखा जाता है। उस समय राजधानी भी अवंती हुआ, अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। तो ये अवंतिका के नाम से जो है उज्जैन को जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा मानचित्र याद होना चाहिए महाजनपदों वाला, वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पॉट होल्स एक विशिष्ट लक्षण है। तो आपने जब पढ़ा होगा, भूगोल अच्छे से पढ़ी होगी, तो जो रिवर होती है, रिवर की जो एक स्टार्टिंग, एक शुरुआती स्थिति होती है, एक फिर मध्य की होती है, एक बाद की होती है। तो शुरुआत में क्या होती है, वो युवा स्टेज में होती है, यूथ स्टेज में। बाद में वो होती है एडोलेसेंट एडल्ट स्टेज में। फिर वो होती है आपकी ओल्ड स्टेज में। तो जब नदी युवा होती है ना, उस समय हर एक युवा की तरफ उसमें बहुत जोश होता है, यानी कि बहुत तीव्र बहाव होता है, बहुत ज़्यादा वो तीव्रता से बहती है और बड़े बड़े पहाड़ों को काटती है। तो उस समय वो अपरदन, जो इरोजन का काम होता है, वो करती है, काटने का काम करती है। और अपने वृद्धावस्था में वो डिपोजिशन, यानी कि डिपॉजिट करने का, जमा करने का काम करती है। ठीक है, तो पॉट होल्स कब बनते हैं, जब वो बहुत तीव्रता से कहीं पर गिरती है, छोटे छोटे ऐसे पॉट होल्स बन जाते हैं। बाद में पॉट होल्स जो बनते हैं, जैसे आपकी नदी गिरी, यहाँ पे गड्ढे बन गए, बाद में पानी गिरता रहा गिरता, तब ये गड्ढे और बड़े हो जाते हैं, और बड़े होते होते एक समय बाद क्या होता है, यहाँ पर खाई जैसी बनने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसका पूरा एक भूगोल में प्रोसेस है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा ग्रुप सी के लिए गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए ठीक है, आपको पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे नदी अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती है, इरोजनल और डिपोजिशनल, यानी कि इरोजन करके, अपर्दन करके, डिपोजिशन करके। तो वो सब थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा गहराई से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नदी की युवावस्था, यहाँ पर पॉट होल्स बनाती है। हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर पाए जाने वाली सही संरचनाओं को चिन्हित कीजिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे पता है कि आप लोग कर लेंगे। तो ये होता है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और उसके बाद आपका महान हिमालय। तो इनके बीच में जो सबसे बॉर्डर होती है, क्योंकि ये हमें कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण, तो हमें ऊपर से नीचे चलना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर तो पाई जाती है इंडो सांगपो सूचर जोन, ITSZ। तो बाकी दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक है ये है। अब बाकी का क्रम आपको नहीं भी पता है, तो आपको अगर इनमें से कुछ भी एक पता है तो आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका आता है मध्य हिमालय या लेसर हिमालयास। तो महान और लेसर के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सॉरी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, क्योंकि सेंटर का है। तो और सबसे लास्ट में आपको क्या होता है,
मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जो यहाँ पर शिवालिक्स होते हैं और इनके बीच में जो होता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट होता है, इसको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आता है। तो ये हुई थी 1 सितंबर 1956। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। भारत में पहले औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई थी? उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियां हम लोग पढ़ते हैं, तो भारत की नीतियां भी हमें पढ़नी पड़ती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये जल्दी आ गई थी, 1948 में आ गई थी, क्योंकि फिर औद्योगिकरण की तरफ ध्यान दिया गया था आज़ादी के बाद। लोकसभा का प्रोटम जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? यह है आपकी अंग्रेजी। आपको पता ही होगा, ऐसा प्रावधान किया गया कि जब तक आपका पार्लियामेंट कुछ और व्यवस्था न करे, तब तक अंग्रेजी जो है चलती रहेगी भाषा के रूप में। 8वां प्रश्न, 8वां है, इंडो ग्रीक यवन राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो ये आपकी थी साकाल में। सर्वप्रथम अवतारवाद के अंतर्गत अवतारों की पूजा किस काल से प्रारंभ हुई? तो ये आपको पता है गुप्त काल से, यहाँ से फिर अवतारों की पूजा होना शुरू हुई। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो इन लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित यानी कि डिपॉजिट तथा एक्यूमुलेट होता है? वो है आपकी अवसादी सेडिमेंट, इनके बीच में सेडिमेंट्स होता है, ये लेयर्ड होती हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्तरीकृत, तो इनके अलग अलग स्तरों में ये चीज़ जमा होती है। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड के संबंधित है, मानवदेव काव्य की रचना भरत कवि ने की थी, वह किसके दरबार में रहते थे? तो आप सबको पता होगा, बहुत आसान है, वो मानशाह के दरबार के कवि थे। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा ने पुरस्कृत किया? तो ये आपको पता होगा, रुद्रचंद्र ने। तो रुद्रचंद्र ने क्या किया था, पुरुषोत्तम पंत को बुलाया था, उनको एक ऐसा सेनापति चाहिए था। फिर पुरुषोत्तम पंत ने पहले मना कर दिया, फिर राजा ने क्रोध प्रकट किया, फिर ये दोबारा आए। तो पूरी ये कहानी है, आप उत्तराखंड की हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा तो अभी मैं बता नहीं सकता। बाद में फिर इन्होंने फिर युद्ध लड़ा, तो फिर हार गए। फिर एक बुढ़िया के वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, वो कहती है कि चारों तरफ से अटैक करो, कुछ ऐसा संकेत देती है इनको एक पहेली के रूप में। तो पुरुषोत्तम पंत समझ जाते हैं, फिर युद्ध जीत जाते हैं। तो रुद्रचंद्र जो है इनको पुरस्कृत करता है, अपनी जीत का श्रेय इनको देता है। ठीक है जी, तो ये कब मरे थे, कब जीते थे, सब याद करना है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, कहीं पर आंसर 1869 है, कहीं पर 1909 है। 1909 जोलीक्योट है, और कहीं पर 1869 भी दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको ये मान के चलिए कि 1909 जोलीकोट इसका आंसर फिलहाल मान के चलिए। अगर कहीं पर आपको ये नहीं मिलता है और 1869 मिलता है, तो आप 1869 ले सकते हैं, क्योंकि आंसर की में 1869 माना गया है किसी पेपर में। लेकिन वैसे 1909 जोलीकोट हम पढ़ते हैं इतिहास की किताबों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न मैंने इसलिए डाला क्योंकि कभी ऐसा डिबेटेबल क्वेश्चन आ गया, तो फिर उस स्थिति में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर वो नहीं हटता है तो। और यूकेपीएससी में तो थोड़ा गड़बड़ियाँ होती आ रही हैं, तो कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी ऑप्शन भी बड़े अजीब से दे देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में निर्णित किया कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अर्थ में उपाधि के समकक्ष नहीं है? तो आपने पता होगा 18 कहता है उपाधियों का अंत, फिर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है इनको लेकर। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, इस केस में कहा गया था कि ये जो है ना, ये उपाधियाँ नहीं हैं, तो इसलिए इनको ये मतलब इनको क्या कहते हैं, सरकार ने, विपक्ष ने इनको समाप्त करने की बात कही थी। तो फिर ये केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उपाधियाँ नहीं है कि जो इनको माना ना जाए या इनका अंत किया जाए या ये भेदभाव करे, ये पुरस्कार है, सम्मान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? आपका 16 प्रश्न है, तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में दिया रहता है 26 जनवरी 1950। कुछ लोग गूगल करेंगे, गूगल में आपको 28 जनवरी मिल जाएगा, तो वो सही नहीं है, हमें 26 लेके चलना है। किसकी संतुष्टि पर राज्य की विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है? तो आपको पता होगा राज्य की विधानसभा की संतुष्टि पर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये पूछ रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये थी 1993 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, सल्ट का गांधी किसे कहते हैं? तो सल्ट का गांधी कहते हैं हरगोविंद पंत जी को, और इनको कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ी भी कहते हैं, मतलब तो ये भी ध्यान रखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, माफ़ कीजिएगा, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ी भी इन्हें कहते हैं। और हल चलाने, जो ब्राह्मण द्वारा हल नहीं चलाने का जो एक प्रथा थी, तो वो इन्होंने हल चला के उसको भी तोड़ के उसका भी विरोध करने की कोशिश करी। 20वां प्रश्न है हमारे सामने, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको पता होगा, पीसी जोशी। गोविंद बल्लभ पंत का केंद्र में गृह मंत्री के पद पर कार्यकाल है डैश। तो आपको बताना है, ये ऐसे प्रश्न कई बार बन जाते हैं, इनोवेटिव क्वेश्चन है। 21वें का सी है, 1955 से लेकर 1961 तक, याद रखिएगा। पैदा कब हुए थे? 87 में। हाल ही में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये इसको नियुक्त कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली महिला, पहले वाले तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। किस भारतीय महिला को अगस्त 2022 में वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेनर अवार्ड मिला? तो इंटरप्रेनर यानी कि उद्यमी जो होते हैं, उद्यमी वाला पुरस्कार मिला है, विश्व महिला उद्यमी का पुरस्कार मिला है। तो ये कौन है? आपका आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है आपकी केरल की संगीता अभियान, ठीक है। तो इसको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कुछ ऐसा है, हांगकांग के द्वारा दिया गया है। भारत का हो जाएगा ये, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा, सबसे छोटा है आपका गोवा, उसके बाद है आपका सिक्किम। रज़िया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो ये बनी थी 1236 में, ठीक है। तो 1236 से लेकर 1240 तक रही। इनके पिताजी जो हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये जब एक बार युद्ध पे गए थे तो उन्होंने रजिया को दिल्ली की कमान सौंप दी थी। जब वापस आए तो बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए देख कर, कि प्रभावित हुए कि यार बेटी ने बढ़िया से शासन चलाया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा आने बाद मेरा शासन ये संभालेगी, मेरा नलायक, फिर अपने नलायक लड़के को हटाकर इनको बैठा दिया। तो ये पहली शासिका थी। 26वां प्रश्न है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके 1900, पहले तो नैथानी जी रहे थे, गिरिजा दत्त नैथानी जी। फिर 1912 में जो है ये विश्वम्बर दत्त चंदोला जी के पास इसके संपादक बन गए थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको पता होगा गढ़वाल समाचार पत्र, गढ़वाली, तो गढ़वाली 1905 में निकला, गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में निकला, तो उसको भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड का पामीर दुधातोली श्रेणी किसका अंग है? तो आपको पता ही है ये कहाँ आता है। तो ये है आपका बाहरी हिमालय का, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गड़बड़ हो जाता है, मध्य हिमालय का। बड़े ध्यान से करिएगा, ये बाहरी हिमालय मध्य हिमालय जब आता है तो थोड़ा सा गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो परीक्षा में बहुत ध्यान से करना, ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत की नंबूदरी जाति के ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें कहा जाता है डैश। तो आपको पता ही होगा, जो लोग घूमने गए हैं वहाँ पे, दर्शनार्थ गए हैं, या जिनके ईजा बाबू माता पिताजी गए हैं, या जो जिन्होंने पढ़ा है, पढ़ने से भी पता चल जाता है आपको, किताब में तो दिया ही है। तो इनको कहते हैं रावल, ठीक है। बद्रीनाथ में केवल रावल ही पूजा करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का बाल लिंगानुपात कितना है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आपको नहीं आता होगा। तो ये आपका लिंगानुपात जो है ये है 890 2011 के अनुसार, जबकि 2001 के अनुसार 908 था, अभी घट गया, माइनस हो गया। तो बाल लिंगानुपात क्या होता है जी? 0 से लेकर 6 वर्ष की जो बच्चे होते हैं उनमें प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियां कितनी हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था? तो आपको पता ही होगा, यह आपका नीलगिरी था। भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी तट, जहाँ बारिश बहुत होती है, धूप भी पड़ती है, तो आर्द्रता बहुत हो जाती है, उमस हो जाती है।
टेक्टोनिक गतिविधि के कारण इनमें से किस झील का निर्माण हुआ है? तो ये है वुलर झील। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार आज के 32 प्रश्न थे जिसमें उत्तराखंड और जीके मिक्स था। फिर ये प्रैक्टिस टेस्ट 33 था। अब आपको आगे को 34-35 देखने को मिलेंगे। बीच में मैंने 1-2 दिन नहीं मैं पोस्ट कर पाया था। फिर आप लोगों की प्रतिक्रिया भी नहीं आती तो थोड़ा सा होता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, छांटने में क्वेश्चंस को। पुराने पेपरों का जब अध्ययन करते तो उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी रिपीट होने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड के अंदर, मैं लगभग बहुत सारे राज्यों के पेपर देखता हूँ, सेंट्रल के पेपर देखता हूँ। जो एग्ज़ाम आपने सुने नहीं होंगे वो भी मैं, उनके पेपर भी मैं देखता हूँ। तो कुछ प्रश्न मुझे बहुत सारी परीक्षाओं में मिलते हैं, तो वो प्रश्न अगर सरल, बहुत सरल नहीं है तो उनको मैं डालने की कोशिश करता हूँ एक रिवीजन के तौर पे। बाकी किताबों से, पत्रिकाओं से, करंट अफेयर से, मैगजीन से, पीआईबी से, जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं पॉइंट, क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा ये तो पहले भी आया हुआ है, वो ठीक है किसी एग्ज़ाम में आया होगा, लेकिन पढ़ते से मुझे भी इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने वो डाला। अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो मैं खुद के अनुभव से, पेपरों के विश्लेषण से डालता हूँ, लेकिन देखता है कि यार वो किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब मेरा विश्लेषण जो है सही जा रहा होता है। मैं इसको भी देखता हूँ कि क्या मैं सही विश्लेषण कर रहा हूँ। तो इसलिए आप उत्तरांचल ज्ञानशाला के टेस्ट देखते रहिए, ठीक है, आपको लाभ होगा इतना तो पक्का है। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।